नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, चुंबक का टॉपिक चल रहा था, 2 क्लास मेरी हो गई। आज मेरी तीसरी क्लास है, जिस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे चुंबकीय जो फ्लक्स की दिशा या उसकी गति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम 2 दिए थे, एक तो दाएं हाथ का नियम और एक कार्कस्क्रू नियम। तो भाई दाएं हाथ का जो नियम था, इस नियम में बताया गया कि अंगूठा है, जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा आपका फ्लक्स की दिशा को दर्शाएगा, और जो आपकी ये मुड़ी हुई अंगुली है, ये दोस्तों आपकी धारा की दिशा को बताएगी। किसको? धारा की दिशा को। ये कौन सा नियम है? मैक्सवेल जी का दाएं हाथ का नियम। इस नियम में कहा गया है कि जो अंगूठा है आपकी फ्लक्स की दिशा, और जो ये मुड़ी हुई अंगुली है, ये दोस्तों आपकी धारा की दिशा को बताएगी। तो कौन सा नियम था? दाएं हाथ नियम। किसने दिया था? मैक्सवेल। मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम। इस नियम के अंदर बताया गया था अंगूठा है आपका फ्लक्स की दिशा। किसकी जी? फ्लक्स की दिशा। और मुड़ी अंगुली, मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा, धारा की दिशा को दर्शाएंगी। अब इन्होंने एक नियम और दिया था, कार्कस्क्रू नियम। क्या? कार्कस्क्रू नियम। दूसरा नियम है कौन सा आपका? यह पहला नियम है, दूसरा नियम है दोस्तों कौन सा? कार्कस्क्रू नियम। कार्कस्क्रू नियम। इस नियम में क्या बताया गया है? यह आपका एक स्क्रू है, ये आपका दोस्तों एक स्क्रू है। इसमें बताया गया है कि जिस दिशा में आप स्क्रू को घुमाओगे, मान लो ये एक स्क्रू है, मैं इसको बाहर से जिस दिशा में पेचकस से घुमाऊंगा, वो घूमने वाली दिशा तो होगी फ्लक्स की, और जिस दिशा में ये स्क्रू जाएगा, जिस दिशा में इस स्क्रू की नीचे जाने की दिशा होगी, वो दोस्तों धारा की दिशा होगी। कौन सी दिशा? धारा की दिशा होगी। जिस दिशा में पेचकस के माध्यम से मैं इस स्क्रू को घुमाऊंगा, वो घूमने वाली दिशा होगी फ्लक्स की, और जिस दिशा में ये स्क्रू जाएगा, वो दोस्तों कौन सी दिशा होगी? आपकी धारा की दिशा होगी। ये दिशा होगी जो फ्लक्स की दिशा। जिस दिशा में नीचे की ओर जो एक स्क्रू जाएगा, यह दिशा कौन सी होगी? आपकी धारा की दिशा। धारा की दिशा। अब फ्लक्स की दिशा आपको पता है कि जिस दिशा में आप इस स्क्रू को घुमाओगे, वो दिशा आपकी फ्लक्स की है, और जिस दिशा में ये स्क्रू जाएगा, वो दोस्तों कौन सी दिशा? आपकी धारा की दिशा है। इसी के साथ में आगे अगर बढ़ाएं इसको, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे, जो मोटर और जनरेटर में काम में लिया जाता है। मोटर और जनरेटर में जो काम में लिए जाते हैं, 2 नियम है, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम है। किसने दिया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था भाई? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। इस नियम में क्या बताया गया था और क्या बात बनी इसमें? इन्होंने कहा था कि दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाइए कि जो आपका अंगूठा बल की दिशा, प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा, और मेरे दोस्तों मध्य में या मुड़ी हुई अंगुली आपकी धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोबारा सुनना, दाएं हाथ नियम में बताया गया था कि प्रथम 2 अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं, जो अंगूठा है बल की दिशा, प्रथम अंगुली धारा की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुली
या मध्यमा अंगुली आपकी दारा की दिशा। तो ये नियम कहाँ काम में लिया जाता है? जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर जो काम में लिया जाने वाला फ्लेमिंग का कौन सा नियम है जी? दाएं हाथ का नियम। ये लिया जाता है मेरे दोस्तों जनरेटर के अंदर। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना कि जनरेटर को आप यांत्रिक ऊर्जा देते हो बाहर से, और वो भी कौन से हाथ से? दाएं हाथ से। इसलिए जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम लगता है, जिसमें अंगूठा बल की दिशा, प्रथम अंगुली दारा की फ्लक्स की दिशा और मुड़ी हुई द्वितीय अंगुली आपकी दारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो सुन लेना, यहां से अंगूठा है, अंगूठा किसकी भाई? बल की दिशा, बल की दिशा को। प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा, और मुड़ी अंगुली या मध्यमा अंगुली आपकी दारा की दिशा। और कहां काम में लिया जाता है? जनरेटर के अंदर इसको काम में लिया जाता है। दोबारा सुनना, प्रथम अंगुली कौन सी है और मध्यमा अंगुली कौन सी है? अंगूठा प्रथम अंगुली ये है जो सीधी है, जो किसको दर्शाती है? फ्लक्स को, और अंगूठा बल को। और ये है मेरे दोस्तों मुड़ी हुई अंगुली, ये है आपकी दारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि प्रथम अंगुली कौन सी है, मध्यमा कौन सी है और अंगूठा कौन सा है। और यह भी ध्यान रखना अंगूठा किसको दर्शाता है? बल को। प्रथम अंगुली जो मैं हिला रहा हूं, यह अंगुली कौन सी है? प्रथम अंगुली है, और क्या किसको दर्शाएगी? फ्लक्स को। और यह मुड़ी हुई अंगुली या मध्यम अंगुली दारा की दिशा को दर्शाती है। और यह नियम कहां काम में आता है? जनरेटर के अंदर काम में आता है। फिर इन्होंने दूसरा नियम दिया था, इनका दूसरा नियम कौन सा था? फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। इस नियम के अंदर वही बात है कि बाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं। अंगूठा आपकी बल की दिशा, प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा और मुड़ी हुई अंगुली या मध्यमा अंगुली आपकी दारा की दिशा। अंगूठा बल, मध्यमा प्रथम अंगुली फ्लक्स को और मुड़ी हुई अंगुली मेरे दोस्तों दारा की दिशा। अब इस नियम, दोनों नियमों में एक खास अंतर है। वो अंतर क्या है यह भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले आपको ध्यान रखना है बाएं हाथ का नियम। और यह नियम कहां काम में लिया जाता है दोस्तों? मोटरों के अंदर। कहां? मोटरों के अंदर। मोटरों के अंदर इसको आप काम में लेते हो, जिसमें अंगूठा है आपका, यह मेरा बायां हाथ नियम है, जिसके अंदर अंगूठा है बल की दिशा, प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा और मुड़ी हुई अंगुली दारा की दिशा। अंगूठा बल की दिशा और प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा और मुड़ी हुई अंगुली दारा की दिशा को दर्शाते हैं। अब सुनना भाई, ये आपका प्रथम दाएं हाथ नियम और बाएं हाथ नियम मैंने दोनों बता दिए। ये आपका दाएं हाथ नियम है और ये मेरे दोस्तों बायां हाथ नियम है। दायां हाथ नियम आपका जनरेटर के अंदर है और बायां हाथ नियम दोस्तों मोटर के अंदर। अब इन दोनों नियमों के अंदर अंतर कौन सा है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों नियमों के अंदर अगर आपको यहां से कुछ दिख रहा है, समान बल समान, फ्लक्स की दिशा भी इनकी समान है, लेकिन दोस्तों इनकी दारा की दिशा है। इन दोनों नियमों में दारा की दिशा विपरीत होती है। तो आपको यह बात याद रखनी है कि फ्लेमिंग के द्वारा दिए गए दाएं हाथ नियम व बाएं हाथ नियम के अंदर दारा की दिशा विपरीत होती है। दोनों नियमों के अंदर अलग अलग दिशा होती है, न कि समान। फ्लक्स की दिशा दोनों की समान,
बल की दिशा समान, लेकिन दोस्तों धारा की दिशा होती है वो असमान होती है, अलग अलग होती है। तो आपको यहां से एक बात नोट डाल के लिखनी है कि फ्लेमिंग के द्वारा दिए गए दाएं हाथ नियम और बाएं हाथ नियम के अंदर धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहां से लिख लेना भाई नोट डाल के, दाएं हस्त नियम व बाएं हस्त नियम में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यह बात भाई आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि फेराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे भाई। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे, वो बात अभी आगे देखते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आगे अगर बात करें, अगला टॉपिक अपना आ जाता है कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। इन्होंने भी 2 सिद्धांत दिए थे। अब सुनना भाई, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। तो पहली बात तो आपको सुनना, ध्यान से देखना, इस बात को प्रैक्टिकली रूप से देख लेना, और या फिर आप कहीं जाते हो लैब के अंदर तो इस चीज को आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। किस हिसाब से भाई, मान लो ये एक चुंबक का टुकड़ा है और भाई ये एक यहां मैंने चालक डाला और ये आपका N सिरा चुंबक का है। ठीक है भाई, ये N सिरा है, A सिरा है, दोनों चुंबक के टुकड़ों के बीच में एक चालक तार लेके आ रहा हूं। तो इन्होंने कहा था किसी धारावाही चालक तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उन चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पे उनमें एक स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। छेदन होने के बाद में एक गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न होता है। कौन सा ईएमएफ? गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न होता है। दोबारा सुनना, किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाए कि वो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करें और उन चुंबकीय बल रेखाओं को छेदन करने के बाद में इनमें एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक बल आपका जनरेट हो जाता है, और वो भी कौन सा? गतिजन्य। तो ये नियम तो मेरे भाई प्रथम था, ये नियम तो आपका प्रथम नियम था, प्रथम नियम जिसमें गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न हुआ था इनका। ठीक है, इन्होंने दूसरा नियम दिया था फ्लक्स परिवर्तन का। कौन सा? फ्लक्स परिवर्तन का। तो ये कौन सा हो गया भाई? फ्लक्स परिवर्तन नियम। दूसरा है आपका फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स परिवर्तन इन्होंने बताया कि भाई E बराबर φ1 माइनस φ2 बटे T। इस नियम के अंदर इन्होंने बताया कि फ्लक्स परिवर्तन के अंदर फ्लक्स में जितना परिवर्तन आएगा उतना आपके ईएमएफ के अंदर भी परिवर्तन आएगा। फ्लक्स के समानुपाती फ्लक्स ये आपका ईएमएफ चलेगा, लेकिन समय के विपरीत चलेगा, टी के विपरीत। तो यहां से बात याद रखना, एक क्वेश्चन आया था कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अंदर फ्लक्स परिवर्तन के अंदर आपका ईएमएफ होता है। अगर आपके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ईएमएफ भी उसी के अनुसार है। अगर कम करते हो फ्लक्स को तो आपका ईएमएफ भी वही कम होगा। अगर आप ईएमएफ को बढ़ाते हो तो आपका फ्लक्स भी बढ़ता है। कहने का मतलब है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है कौन? ईएमएफ। और समय के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम से दो बात आपको जरूर याद रखनी है कि फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती ईएमएफ होता है। दूसरी बात मेरे भाई यह ध्यान रखना यहां से, ईएमएफ समय परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है भैया आपका? लेंज के नियम में आपको बताया गया मेरे भाई कि जिसके कारण पैदा हुआ उसी का यह विरोध है। तो लेंज के नियम में बताया था क्या कि किसी धारावाही चालक, सुनना भाई, किसी धारावाहिक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाए तो उसमें स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इस बात से आपको समझना है कि लेंज ने बताया था कि किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति करवाया जाए कि उनमें एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र है उसी का विरोध करता है, जिसके कारण वो पैदा होता है। यह बात किसने कहा थी? लेंज ने कही थी। यह बात कि जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है, यह बात कही थी लेंज ने। और आपके सामने यह बात हो भी रही है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप उसको घुमाओगे चालक तार को, तो उस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओगे किस हिसाब से, एक बार देखना, ये एन सिरा और ये आपका ए सिरा, बीच में आपका चालक तार है। आप यहां से एक वाइंडिंग करते हो, एक वाइंडिंग यहां करते हो भाई, आपने यहां से इसको घुमाया चालक तार को, यहां इसमें विद्युत धारा जनरेट हो गई, एन में हुई तो बाद में एस में भी हो गई, लेकिन जो इस चालक तार के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है वह स्वयं का, जो इनका विरोध करता है, फिर फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए कहा गया है कि बाप का बेटा विरोध करता है। तो इसलिए किसने कहा कि जिससे, यहां से लिखना जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। और ये तो होती है ये भाई, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध तो होता है यार, होते रहेगा। फिर बात करते हैं एक गतिजन्य चुंबकीय क्षेत्र और एक गतिजन्य ईएमएफ, और आप एक का स्थायी चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला है आपका गतिजन्य ईएमएफ,
गतिजन्य ईएमएफ का मतलब आपको यहां से समझना है, किसी धारावाही चालक तार में, किसी धारावाही चालक तार को आप इस तरह से गतिमान करवाए जाए कि उसमें स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन करता है और उसके बाद में आपके सामने एक गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ये गतिजन्य ईएमएफ कहाँ कैसे मिलता है, आपको ध्यान से सुनना भाई। एक तो जनरेटर के अंदर, जनरेटर के अंदर, और एक डायनेमो अल्टरनेटर आदि के अंदर यह आपको गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं स्थैतिक ईएमएफ। कौन सा? स्थैतिक ईएमएफ, स्तर ईएमएफ, स्तर ईएमएफ। इसमें किसी भी कोई भी गुणनीय भाग नहीं होता है। गतिजन्य ईएमएफ है, यह जरूरी नहीं है कि आपका चालक ही गुणनीय हो, उसमें दोनों गुणनीय हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी गुणनीय हो सकता है या चालक तार भी गुणनीय हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप चालक तार को घुमाओ। इसलिए कहा जाता है कि या तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होना चाहिए या फिर आपका चालक तार गतिमान होना चाहिए, तब जाके आपके सामने ये गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका स्तर ईएमएफ, स्थैतिक ईएमएफ ई, और ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्थैतिक ईएमएफ के अंदर बात करें तो भाई इसमें कोई गुणनीय ईएमएफ, गुणनीय पार्ट नहीं होता है। और ये आपको कहां से मिल जाता है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बेस्ट उदाहरण है इसका ट्रांसफार्मर कि भाई ये आपकी एक प्राइमरी कोर है, ये मेरे दोस्तों सेकेंडरी कोर है। यहां से आपने एसी विद्युत धारा दी, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यह उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र बीच से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जाएगा और उनमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा जनरेट हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। लेंज का नियम दोबारा देख लेना। किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाए तो उसमें स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न चुंबकीय एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यह बात बिल्कुल सही है, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। फिर है गतिजन्य ईएमएफ, जो गतिजन्य ईएमएफ के अंदर यह बात लागू होती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को इस तरीके से घुमाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से चालक तार के चारों ओर इस तरीके से घुमाया जाए, दोनों घूम सकते हैं उसमें, जिसके कारण आपका ईएमएफ गतिजन्य उत्पन्न हो जाता है। और एक है आपका स्तर स्थैतिक ईएमएफ। इस स्थैतिक ईएमएफ के अंदर जो प्राप्त होता है आपको, इसमें किसी प्रकार का गुणनीय भाग नहीं होता है। जो आपके ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो स्थैतिक ईएमएफ आपके सामने उत्पन्न होता है। और इसका क्वेश्चन भी आया था इसके अंदर टेक्निकल हेल्पर के अंदर कि स्थैतिक ईएमएफ का उदाहरण है, तो 3 ऑप्शन आपके ये आगे थे, जनरेटर, डायनेमो, अल्टरनेटर, और चौथा ऑप्शन आपका ये था। और पांचों ऑप्शन था ये इन ये सभी। बाकी इसमें आएगा स्थैतिक ईएमएफ के अंदर ट्रांसफार्मर। ये मोस्ट बात है, इसको याद रखना। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर।